अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स के अंदर सबसे पहले हम बताते हैं कि न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे पास बेसोफिल, WBCs होते हैं। WBCs के साथ साथ जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, ग्रेन्युलो। WBCs की भी क्लासिफिकेशंस होती हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स से हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट से बिलोंग करते हैं और ये पॉलीक्रोमेटिक होते हैं क्योंकि इनके पास स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इज़ोनोफिलिक और बेसोफिलिक दोनों टाइप के डाइज दे रहे होते हैं। दोनों टाइप के ग्रेन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स के अंदर। न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट WBCs होते हैं। इसके अलावा ये मोस्ट मोटाइल होते हैं। इनकी जो एक्टिविटी होती है यानी कि मूवमेंट करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा सेल्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन होते हैं, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर फौरी तौर पर जो है एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, न्यूट्रोफिल्स के पास 3 टाइप के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब इन जो ग्रेन्यूल्स हैं इनके अंदर फर्दर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स के अंदर इसके पास एसिड हाइड्रोलेसिस प्रेजेंट होते हैं और माइलो पर ऑक्सीडेसिस प्रेजेंट होती हैं और डिफ्रेंसिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स है इसको हम लाइजोसोम भी कहते हैं और नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल भी कहते हैं और इसको एजॉर्फिक ग्रेन्यूल भी कहते हैं। अब जो ये वाला प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, इस तरह के ग्रेन्यूल्स और भी टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं जो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं और टर्शियरी होते हैं। जो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं ना उनके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लाइजोजाइम्स होते हैं, ये हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। लाइजोसोम जो है ये हमारे पास ग्रेन्यूल को कहते हैं ना, लाइक जो प्राइमरी ग्रेन्यूल है उसको कहते हैं। अब जो लाइजोजाइम्स है ना ये ब्रेक करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल को। इसके अलावा हमारे पास लेक्टोफेरिन और अल्कलाइन फॉस्फेटेज और बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल, ये जो हमारे पास हैं ये सारे के सारे सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स के जो हैं मॉलिक्यूल्स के लिए केमिकल्स हैं जो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो टर्शियरी ग्रेन्यूल्स होते हैं ना इनके अंदर हमारे पास कोलिजिनेज प्रेजेंट होता है और हाइलोरोनिडेज ये हमारे पास दोनों प्रेजेंट होते हैं किसमें, टर्शियरी ग्रेन्यूल्स के अंदर। बस आपको इतना बताना चाहिए कि न्यूट्रोफिल्स के अंदर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनके अंदर क्या क्या होते हैं। और जो हमारे पास प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होते हैं ना बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रस्ट के हार्मोन्स होते हैं क्योंकि इसमें पेरोक्सीडेसिस हैं, हाइड्रोक्सिलेसिस हैं। तो इस तरीके से ही हमारे पास वो हम आपको आगे बताती हूँ कि रेस्पिरेटरी ब्रस्ट क्या होता है, लेकिन ये इस तरीके से प्राइमरी ग्रेन्यूल्स काम कर रहे होते हैं। जो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हमारे पास इसमें लाइजोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा लेक्टोफेरिन होते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज होते हैं। ये बैक्टीरिया को किल करने में या उसको इनएक्टिवेट करने में या उसको प्रोमिनेंटली जो है उसके DNA को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर रहे होते हैं। जो टर्शियरी ग्रेन्यूल्स होते हैं इन पे हमारे पास कोलेजिनेज होता है और हाइलोरोनिडेज जो है ये बेसिकली ये प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ब्रस्ट होता है ना ये हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स है ना ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ करके उसके ऊपर मतलब जो हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन हमने ली है ये न्यूट्रोफिल्स उस ऑक्सीजन को यूज़ करके उस पर माइलो पर ऑक्सीडेज जो है प्राइमरी ग्रेन्यूल का एंजाइम जो है उसको एक्ट करवाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बन जाएंगे और ये सारे के सारे जो है बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे और बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेंगे। तो ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है और ये सारे के सारे जो है बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके उसे किल करने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रस्ट कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन से जो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, ये न्यूट्रोफिल्स उस ऑक्सीजन के ऊपर क्या नाम है माइलो पेरोक्सीडेज जो है या एसिड हाइड्रोक्सिलेसिस है इनको एक्ट करवाता है, जिसकी वजह से पेरोक्सीडेज, हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज और हाइलोरोनिस क्या है हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, ये सारे के सारे एक्ट करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये एक्ट करते हैं बैक्टीरिया पर और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जो है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ना इनका हमारे पास जो ये हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन के सेल्स हैं। तो इन्फ्लेमेशन के अंदर ये किस तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं वो हम पढ़ते हैं। इनमें रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स होती है ना, न्यूट्रोफिल्स का इंजरी साइड पर आना वो किस वजह से आ रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, इंजरी सेल्स जो होते हैं, इंजर्ड सेल्स जो होते हैं या फिर हमारे पास पैथोजन जो होते हैं या फिर हमारे पास मास सेल्स वगैरह जो होते हैं इन्फेक्शन एरिया में, तो वो डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं, इनको डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ कर रहे होते हैं जो इन्फ्लेमेशन काज करवा रहे होते हैं। उन इन्फ्लेमेशन के जो मीडिएटर्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं वेज़ोडाइलेटर्स लाइक हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके अलावा एडहेरिन आ जाते हैं और माइग्रेशन के लिए जो होते हैं ना क्या बोलते हैं जो हमारे पास वेज़ोडाइलेटर्स वगैरह आ जाते हैं।
कुछ किस्म के हमारे पास वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये हमारे पास कौन से इन्फेक्शन एरिया से हमारे पास मास्ट सेल्स वगैरह हिस्टामिन वगैरह रिलीज़ करते हैं, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह इंजर्ड सेल्स पैथोजन वगैरह रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये जाके वेज़ोडाइलेशन कराते हैं, यानी कि जितनी भी कैपिलरीज होती हैं आसपास अराउंड इंजर्ड एरिया, वहाँ जाके उनको जो है ना उनके बीच में स्पेसेस क्रिएट करवाएंगे ताकि जो है इजीली जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह उनके साथ बाइंड करेंगे। मास्ट सेल से जो रिलीज़ होगी हिस्टामिन ये भी उस तरफ ट्रैवल करके जाएगी जहाँ पर कैपिलरीज होंगी, और उनके बाद क्या होता है यहाँ पे एडहेरेंट और माइग्रेशन होती है। एडहेरेंट और माइग्रेशन के अंदर क्या होता है, माइग्रेशन के अंदर जितने भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना वो हमारे पास कैपिलरी की वॉल के साथ ना एंडोथेलियल के साथ आकर अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट कर लेंगे, और जो WBCs होंगे वो बेसिकली सेंटर में अपने आप को ना कोलाइड्स बना लेंगे, कंबाइन होके चलेंगे, और उसके बाद जब ना न्यूट्रोफिल्स मार्जिनेशन कर लेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, तो फिर यहाँ पर ये रोलिंग का एक होगा ना, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं कैपिलरीज के, इनके पास हमारे पास बेसिकली सिलेक्टिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन लिम्फोसाइट्स को अपने साथ बाइंड करते हैं। उसके बाद एक रोलिंग का प्रोसेस होता है, और रोलिंग के प्रोसेस के बाद जो है इंटीग्रेंस होते हैं, लाइक हमारे पास मॉलिक्यूल्स। इंटीग्रेंस क्या कर होते हैं, आईकेम होते हैं, वीकेम होते हैं। आईकेम क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर अटैच एडहेरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, और होता है वेस्क्यूलर तो क्या बोलते हैं इसको, वीकेम होता है। और ये दोनों क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे पास बाइंड करवा रहे होते हैं WBCs को, तो किससे, हमारे पास एंडोथेलियल वॉल्स के साथ। और उसके बाद ये एंडोथेलियल वॉल के साथ बाइंड होने के बाद जो है दो सेल्स आपस में जो है कंबाइन, जो मतलब ये दो सेल्स आपस में जो करीब करीब है, ये सेल्स जो है PKM के थ्रू उस जो लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल है उसको जिसके साथ बाइंड किया है, ये उसको जो है डायपेडेसिस करवाएंगे, उसकी ना इंजरी सेल तक वो देंगे ना, उसको इंजर्ड सेल की तरफ एक डायरेक्शन देंगे। इस तरीके से PKM जो है ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू वो अंदर आ जाएगा। उसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन का प्रोसेस होगा जिसमें जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कैपिलरीज से इंजर्ड सेल्स की तरफ या इंजर्ड सेल्स की तरफ मूव करेंगे, तो वो हमारे पास ट्रांसमाइग्रेशन का प्रोसेस कहलाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद जाके न्यूट्रोफिल्स ने जो है कीमो अट्रैक्टेंट जो है रिलीज़ होते हैं ना इंजर्ड सेल से, जो कि होते हैं C5a, इसके अलावा ल्यूकोट्रिन्स, B4 एक्सेट्रा, ये हमारे पास होते हैं कीमो अट्रैक्टेंट। ये कीमो अट्रैक्टेंट क्या होते हैं, ये हमारे पास इन्फेक्शन एरिया वगैरह से रिलीज़ हो रहे होते हैं, और ये क्या करवाते हैं, कीमोटैक्सिस करवा रहे होते हैं। कीमोटैक्सिस में क्या होता है, जो यहाँ से लिम्फोसाइट्स वगैरह न्यूट्रोफिल्स वगैरह इंजर्ड सेल्स के अंदर आ जाते हैं ट्रांसमाइग्रेशन के बाद, ये उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आपने इस इंजर्ड सेल की तरफ आना है, आपने इधर आना है, तो वो उसके थ्रू पूरा रन करता करता आएगा, और उस इंजर्ड सेल पर आने के बाद फेगोसाइटोसिस करके उसको किल कर देगा। तो बेसिकली इस तरीके से न्यूट्रोफिल का पूरा काम हो रहा होता है, रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स हो रही होती है, और इस वजह से हो रही होती है ताकि पैथोजन को आकर इजीली किल किया जा सके, या इंजर्ड सेल्स को आकर डिस्ट्रॉय किया जा सके ताकि वो और इंजरी ना काज करे। यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर ये इंजर्ड सेल है, यहाँ पर हमारे पास जो है इंजरी हुई है किसी भी उसके अंदर, यहाँ पर सेल्स के अंदर, यहाँ से इन्होंने कीमो अट्रैक्टेंट वगैरह को भेजा, यहाँ पर हमारे पास वेज़ोडाइलेटर्स वगैरह को भेजा, कैपिलरी लाइनिंग के अंदर जो है ना वेज़ोडाइलेशन हुई, एंडोथेलियल सेल्स जो है उन्होंने अपनी शेप चेंज की और स्पेसिस बनाए बीच के अंदर, यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स और क्या नाम है लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स वगैरह रन कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को मार्जिनेट किया एंडोथेलियल लाइनिंग के साथ, और यहाँ पर ये जो सिलेक्टिन मॉलिक्यूल्स इसके साथ कंबाइन होने के बाद जो है वीकेम और आईकेम के थ्रू जो है ना इन लोगों ने अपने जो है एक दूसरे को इसके साथ कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद जब ये आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ कंबाइन होकर रोलिंग की, इन्होंने रोलिंग करने के बाद जब ये इनके साथ अटैच जो है दो एंडोथेलियल के PKMs के साथ, दो एंडोथेलियल सेल्स के PKM के साथ जब ये न्यूट्रोफिल्स कंबाइन होंगे, तो ये जो है एंडोथेलियल सेल्स इसको इंजर्ड सेल्स के अंदर इसकी ट्रांसमाइग्रेशन करा देंगे। ट्रांसमाइग्रेशन के बाद क्या होता है, कीमोटैक्टिक एजेंट्स जो होते हैं लाइक C5a है, इसके अलावा ल्यूकोट्रिन्स B4 है, ये सारे कीमोटैक्टिक एजेंट है जो इस इंजरी साइट से रिलीज़ हो रहे हैं ना, ये फिर न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएंगे। न्यूट्रोफिल जो है इस तरफ को मूव करेगा, मूव करने के बाद आएगा और जो है ना उन जो इंजर्ड सेल्स हैं उनको इनगल्फ करेगा। अब जो इनगल्फ करेगा या फेगोसाइटोस करेगा, उसके लिए इसके पास दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, या फिर ये फेगोसाइटोसिस करके उसको किल करेगा, या फिर उसके ऊपर जो है ना
रेस्पिरेटरी ब्रस्ट वाला एक्शन अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से जो न्यूट्रोफिल्स है दो टाइप के एक्शन लेगा, या फिर इसको रेस्पिरेटरी ब्रस्ट कर देगा। ये रेस्पिरेटरी ब्रस्ट के अंदर क्या है, अपने केमिकल्स वगैरह रिलीज़ करेगा और फिर वो ऑक्सीजन को कर देंगे सुपर ऑक्साइड परऑक्सीडेसिस के अंदर कन्वर्ट, और सुपर ऑक्साइड परऑक्सीडेसिस जो है इस इंजर्ड सेल को, इस पैथोजन वगैरह को किल कर देंगे। या दूसरा ये होगा कि हमारे पास जो है ये न्यूट्रोफिल आएगा, न्यूट्रोफिल आने के बाद जो है ना अपने जो पैथोजन है उसको इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ करने के बाद जो है वो उसको प्राइमरी उसको पहले जो है एक ग्रेन्यूल बना लेगा, जैसे फेगोसोम कहेंगे। उस फेगोसोम को फिर दोबारा जो है ना उसके साथ लाइजोसोम्स को डिफ्यूज़ करवा देगा, यानी कि प्राइमरी ग्रेन्यूल्स को डिफ्यूज़ करवा देगा। जब प्राइमरी ग्रेन्यूल्स उसके साथ डिफ्यूज़ हो जाएंगे तो वो उस पैथोजन के ऊपर एक्ट करेंगे, जितने भी हैं वो किल कर देंगे उसको। जब वो प्रॉपरली किल हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो उसके बाद जो है वहाँ पर हमारे पास पस की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि इस प्रोसेस के दरमियान जो ये परऑक्सीडेजेस वगैरह हैं या हाइड्रोजन परऑक्सीडेज जिसमें बने हैं वो क्या कर सकते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स को खुद को भी किल कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास डेड मटेरियल, डेड अलाइव सेल सारे न्यूट्रोफिल्स वगैरह पैथोजेंस वगैरह रह जाएंगे, तो ये हमारे पास पस की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर अटैचमेंट होती है विद बैक्टीरिया बाय ऑप्सोनेंस। ऑप्सोनेंस जो होते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स अटैच होते हैं किसमें, बैक्टीरिया पे बाय ऑप्सोनेंस। ऑप्सोनेंस जो होते हैं ना ये हमारे पास बेसिकली वो सेल्स होते हैं या वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना, तो और ये इजीली जो है ना फिर न्यूट्रोफिल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। ऑप्सोनेंस हमारे पास जो है C5a होता है, एंटीबॉडीज़ IgG होती हैं, हमारे पास जो है एज अ ऑप्सोनेंस काम कर रही होती हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ब्रस्ट होता है, फिर क्या होता है हमारे पास फेगोसोम फॉर्म होता है और फिर हमारे पास डिफ्यूज़ हो जाता है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स डाइज हो जाते हैं, सम जो है अलाइव, कुछ अलाइव रह जाते हैं, ये सारा पस फॉर्म कर लेते हैं। 24 to 48 आवर्स के बाद ये जो मैक्रोफेजेस है ना यहाँ पर इंजरी साइट्स पे आना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक जो है न्यूट्रोफिल्स काम कर रहे थे, अब जो है 24 आवर्स के बाद जो है हमारे पास मैक्रोफेजेस आएंगे और मैक्रोफेजेस ने आकर जो है ना उनको किल करना है। लेकिन अगर इन्फ्लामेशन फैल रही है या इन्फेक्शन ज़्यादा होता जा रहा है तो हमारे पास ये जो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में हमारे पास जो है ये मोनोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, हमारे पास प्लाज्मा सेल, एंटीबॉडीज़ बनेंगी, इसके अलावा T सेल्स होंगे, साइटोटॉक्सिक T सेल्स, ये सब कुछ, ये सारा का सारा जो है ये प्रोसेस के अंदर आएगा। ओके गाइस, तो न्यूट्रोफिल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए।